हेलो बैंकर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इजी पर। तो आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे एंड अपनी अपनी ब्रांचेस में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, या फिर अगर प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बेहद लगन के साथ कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ भी पढ़ने नहीं वाले हैं, बट इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ। तो मतलब मैंने ना, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया था कि किसी का एक्सपीरियंस मुझे जानने को मिल जाए कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उसने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया। बट मेरे को ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिली थी और इसीलिए मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो आप सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक कोई भी, कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता दिखा दो किसी भी पर्सन को कि आपको इस रास्ते से जाना है, उसके बाद उस रास्ते में जितनी भी हर्डल्स आती हैं वो बंदा अपने आप या दूसरों के एक्सपीरियंस से उनको फेस कर लेता है। बट अगर आपको एक टर्निंग पॉइंट ही ना पता चले, एक स्टार्टिंग पॉइंट ही ना पता चले कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आप कितना भी आपके अंदर कैलिबर हो, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप एक राइट डायरेक्शन में नहीं बढ़ते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। तो बस इसी पर्पस को अपने माइंड में लेके मैं ये वीडियो शूट करने जा रही हूँ। आज सैटरडे है, 28 तारीख है, एंड देखती हूँ कब ये वीडियो मेरे से अपलोड हो जाएगी। और इतनी जल्दी ये वीडियो इसीलिए लेके आ रही हूँ ताकि आप लोग अपने स्टार्टिंग के अर्ली टाइम में ही समझ जाओ कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ गलतियाँ जो मैंने की उनसे सीख जाओ, ताकि आपको वो चीज़ें ना फेस करनी पड़े। बाकी हर पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी चीज़ को पढ़ने की, किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो वो तो आपका पर्सनलाइज्ड जो भी तरीका रहने वाला है, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम सब में कॉमन होती है, हम सबको करनी पड़ती है। तो वो चीज़ें आप दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़रूर सीख सकते हैं। तो यही मोटिव था बस इस वीडियो को बनाने के पीछे, ताकि जो लोग ये ढूंढ रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कब करना है, उनको एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड पूरी कोशिश की है मैंने आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट बचेगा तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो बी पॉजिटिव, बने रहिए, स्टडी करते रहिए एंड चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना एंड इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है कि हम पढ़ना कब से स्टार्ट करें, कौन से महीने से स्टार्ट करें, और मैंने कब स्टार्ट किया था पढ़ना। तो देखो, ये सभी के ऊपर सभी की एफिशिएंसी के ऊपर अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी वो कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा है, तो अब उनका है कि हम क्या करें, हम हमारे इन एग्ज़ाम्स को स्किप कर दें या फिर इन एग्ज़ाम्स को दें, बाद में स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो आपकी ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू कि आप क्या समझते हो। देखो, कुछ लोग होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, उनको चीज़ें एक बारी में झटके में पढ़ के याद नहीं होती, उनको बार बार रिवाइज करने से चीज़ें याद होती हैं। तो नेचुरली है कि उनको और लोगों से टाइम प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा चाहिए, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी करनी चाहिए। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, काफ़ी सारे अपडेट होने बाकी हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होने बाकी हैं, तो हम बिल्कुल एंड में जाके, लास्ट में जाके पढ़ेंगे, ताकि जितने चेंजेस हो चुके होंगे वो उनको मतलब दोबारा से याद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम चेंज हुई चीज़ें ही पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी कंप्लीट चॉइस है। बट मेरी अगर मैं बताऊँ मैंने क्या किया था, तो मैंने जैसे कि अपने चैनल पे रिवील किया हुआ है कि मेरे को जो फुल स्टडी
का प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए, एंड वहाँ से मुझे अपना जो गिफ्ट है अच्छी रैंक लाने के लिए वो मिल चुका है। तो आपको पता होगा कि मैंने फुल स्टडी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन करी थी। तो फुल स्टडी वाला जो बैच मैंने लिया था तो वो 15 अगस्त को सर ने लॉन्च कर दिया था, एंड उसकी क्लासेस जो हैं वो 1 सितंबर से डलनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त को सर ने अपना बैच लॉन्च कर दिया था, और उस बैच के अंदर जो रेगुलर वीडियोस, डेली की एक वीडियो सर एक टॉपिक के ऊपर अपलोड करते थे, तो वो सर ने 1 सितंबर से स्टार्ट किया था। तो अगर मैं कहूँ कि ऑफिशियल प्रिपरेशन मेरी कौन से मंथ से स्टार्ट हुई, तो मेरी सितंबर मंथ से स्टार्ट हुई थी, जैसे ही सर ने वीडियोस वगैरह अपलोड करनी स्टार्ट कर दी थी। बट मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ही अनअवेयर बैठी थी एंड मुझे कुछ भी मैं किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, कुछ मैं जानने की, पूछने की, समझने की कोशिश नहीं करी थी, एंड मैंने एकदम से एक झटके में सितंबर से ही स्टार्ट कर दी। नहीं, मतलब कहते हैं ना कि सितंबर में तो आपने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया, बट उसके लिए आप प्लानिंग या प्लॉटिंग काफ़ी टाइम पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई अगर अपना घर बनाता है तो ठीक है कि उसका घर में ईंटें कब लगनी स्टार्ट हुई हैं वो हमें उसी दिन से दिखाई देता है जिस दिन उसकी कुछ दीवार वगैरह बनने लग जाती है, बट उसको उस स्टेज पे लाने के लिए जो भी प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, वो करनी पड़ती है, वो काफ़ी टाइम पहले से करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो हमारा काम एग्जीक्यूट हो पाता है। तो सेम चीज़ है। तो आप क्या, मतलब इतने टाइम पहले से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन करके या फिर पीएनबी करके कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने प्रोमिनेंट 4-5 चैनल्स हैं, वो आ जाते हैं। तो आप क्या करो, रोज का आप अपना शेड्यूल रख लो कि मुझे रोज की 1 वीडियो देखनी है, 2 वीडियो देखनी है, या फिर मुझे अभी तो देखो जो चीज़ में चेंजेस आने हैं तो वो कभी भी आ सकते हैं। ये नहीं है कि आप सोचो कि अभी जून जुलाई में रुक जाता हूँ, बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर में आएगा। हो सकता है जो चीज़ सितंबर में आ गई है वो नवंबर या दिसंबर में वापस से चेंज रहे। तो चेंजेस से आपने डरना नहीं है। चेंजेस के चक्कर में आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करूँगा। आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड उसके लिए अभी एकदम से ना करिए तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो करके रखिए। केवाईसी वाली चीज़ों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि कुछ चेंजेस आएगा। जो लो रिस्क कस्टमर है, हाई या मीडियम है, वही उनके साल बताए गए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फटका हो गया, एंड आपके सेक्शंस हो गए BR NI, इनके अंदर तो कुछ चेंजेस आने नहीं है। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर कमांड्स हो गई या फिर फुल फॉर्म्स हो गई, तो थोड़ी थोड़ा अपना बेसिक अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑफिशियली जब मतलब हाँ कि बिल्कुल अब तो लगी गई, अब तो एक भी दिन हमें बीच में स्किप नहीं करना है, वो हो सकता है कि आपका बाद में हो जाए। तो मेरे केस में मैंने आपको बता दिया कि मैंने कब से स्टार्ट किया था। एंड अगर आपका ये क्वेश्चन रहे कि जैसे मेरा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरा दिसंबर मंथ के अंदर मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम होने थे। तो अभी डेट्स तो एग्ज़ाम के थोड़ा टाइम पहले ही आती हैं कि किस किस डेट को एग्ज़ाम होना है। तो मेरा भी ये डाउट था कि मुझे अपने वो एग्ज़ाम देने चाहिए या उनको स्किप कर देना चाहिए। तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चली थी, मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चली थी कि अगर मेरी एग्ज़ाम डेट्स के आसपास ये डेट्स रहेंगी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की, तब तो मैं उनको नहीं दूंगी, मैं स्किप कर दूंगी। मेरे लिए 6 महीने स्किप करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट अगर मैं अपने प्रमोशन के एग्ज़ाम में रह गई तो फिर मेरे को 1 साल का और वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब कि जो इनसिक्योरिटी हमें फील होती है वो तो बिल्कुल ही अलग होती है। तो मैंने ये सोचा था, बट लकीली क्या हुआ कि मेरे जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं उस पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनमें और प्रमोशन के एग्ज़ाम की डेट्स में 1 महीने का गैप था। तो इसीलिए मैंने अपने दिसंबर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम भी दिया, एंड फिर मैंने बाद में अपना प्रमोशनल एग्ज़ाम भी दे दिए। तो ये आप ही को डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज़ को, मेरी कौन सी चीज़ मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे प्रमोशनल एग्ज़ाम थी। अगर उन डेट्स के आसपास आते तो मैं डेफिनेटली अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को स्किप कर देती, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर टू स्टार्ट, कि अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। सबके अपने अपने डाउट्स रहते हैं। तो अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम ये देख लें कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो वो भी आपको बहुत सारे चैनल्स हैं, इवन फुल स्टडी वाला चैनल है, उस पर भी सर ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस करके बताया हुआ है कि कितने नंबर का क्या चीज़ आती है, क्या क्या चीज़ें आती है, हमें कैसे कैसे पढ़ना है। बट फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ भी
लकीर के फ़कीर आपको नहीं बनना, क्योंकि जो एग्ज़ाम एनालिसिस पहले जो बताया था, पहले जो चला था, इस बार 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ है। वो डिफरेंट कैसे हुआ है? क्योंकि जो एस्टिमेट या गैस हमने लगा रखा था कि इतने से इतने नंबर के हमारे कमांड्स और फुल फॉर्म के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसका जो रेशो है, उसके जो नंबर है वो कम कर दिए गए थे, 5 से 10 नंबर के कम आए थे और दूसरी चीज़ें आ गई थी। तो फिर हमें लगने लगा कि भई एग्ज़ाम बहुत टफ होगा, क्योंकि अगर आपके 15 से 20 नंबर फुल फॉर्म्स और मेन्यूज़ में से आ जाएँ, तो ये फुल फॉर्म्स और मेन्यूज़ एक तरीके से हम इसको ईज़ी पोर्शन मान के चलें हमारे एग्ज़ाम का, तो हमारा एग्ज़ाम काफ़ी स्मूथली निकल जाता है। बट अगर इन्हीं का नंबर कम होके 15 से 20 जो आ रहे थे, वो अगर 10 तक टिक जाएँ एंड 10 नंबर का आपसे और कुछ पूछने लग जाएँ, तो फिर आपको लगता है कि एग्ज़ाम हार्ड था। तो आप क्या करिए, कहाँ से स्टार्ट करना है? तो सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ने की हैबिट बनाइए। आप अपनी पढ़ने की हैबिट कैसे भी बना सकते हैं, रोज़ थोड़ा-थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर रोज़ एक-एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल पर पुरानी। मतलब पुरानी इन द सेंस कि ये नहीं है कि आपको पुराना कंटेंट पढ़ना है, केवाईसी कभी पुरानी नहीं होती, बीआर एक्ट कभी पुराना नहीं होता, नई एक्ट कभी पुराना नहीं होता। तो ये इनकी वीडियोज़ आप देखिए, पुराने अगर मॉक पढ़े होंगे चैनल्स पे, फुल स्टडी वाले चैनल पे तो आराम से पढ़े होंगे मॉक टेस्ट, तो वो मॉक टेस्ट दे के देखिए, मॉक टेस्ट देखिए कि अभी प्रिपरेशन के बगैर मैं कितने तुक्के दे के आंसर सही कर सकता हूँ, या मेरे को कितनी थोड़ी बहुत नॉलेज से मैं क्वेश्चन करेक्ट कर सकता हूँ। फिर आप प्रिपरेशन करिए एंड प्रिपरेशन के बाद के अपने मॉक्स देखिएगा, आपको उसमें ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में। तो वो मॉक्स लगा सकते हैं आप। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी को भी अगर आप सीरियसली करेंगे, रोज़ अपना 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ने की आदत डालेंगे, तो आप नेचुरली ही अपने प्रमोशनल एग्जाम के लिए भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके पढ़ने की एक हैबिट बन जाएगी। जब तक वो हैबिट डेवलप नहीं होगी, आप नहीं पढ़ सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप रोज थोड़ा टाइम 15 से 20 मिनट नॉलेज सेंटर खोलिए, नॉलेज सेंटर पे जाके जो भी नए सर्कुलर्स आए हैं उन सर्कुलर्स को देखिए, या फिर अगर आपको चाहिए कि मैं इतने बड़े बड़े सर्कुलर्स नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती, तो आप क्या कीजिए, पीएनबी सारांश में जाइए। सारांश में बिल्कुल ही शॉर्ट और ब्रीफ मैनर में हर एक स्कीम्स के मेन पॉइंट्स कवर होते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। वो भी नहीं पढ़ना चाहते, आप पीएनबी की वेबसाइट पर जाइए, पीएनबी की वेबसाइट पर क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रखी हैं उसको देखिए। वो भी नहीं देखना चाहते, आप पीएनबी 1 में जाइए। पीएनबी 1 में रोज का ही मैं बोलूँगी, या मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, नए नए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अकाउंट एग्रीगेटर आ गया है, देन असबा अप्लाई करने का ऑप्शन है, देन एक चेक सुरक्षा या मेट सुरक्षा के नाम से आपको फीचर मिलेगा, उसको चला के देखिए कि ये फीचर काम कैसे करता है। या फिर अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर रखी है, तो उसमें लॉगिन करके देखिए क्या क्या नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो गया। व्हाट्सएप बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप बैंकिंग में जा जाके देखते रहिए कि अच्छा नॉमिनी अपडेट का ऑप्शन आ गया है, एफडी बनाने का ऑप्शन आ गया है, मतलब एफडी बना के देख लीजिए कि एफडी बनती कैसे है। तो जब आप इन्हीं बेसिक बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते रहेंगे, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पहले क्या करिए, किसी भी चीज़ में पूरा घुसने के बजाय उसका थोड़ा सा बेसिक बेसिक तैयार करिए। आप अपने सीनियर से बात करिए कि मुझे रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं एंड मैं और क्या क्या चीज़ फॉलो कर सकती हूँ, तो ज़रूर ही आपकी हेल्प होगी इसके अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन, चैनल्स आई यूज्ड। मैंने कौन कौन से चैनल्स यूज़ किए? चैनल से मैं यूट्यूब चैनल्स की ही बात कर रही हूँ। तो फुल स्टडी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने फुल स्टडी चैनल यूज़ किया था। मैंने उनकी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं वो भी मैंने देख ली थी। एंड जब नया बैच सर का लॉन्च हुआ, तो रेगुलरली जो भी सर वीडियोस वगैरह अपलोड करते थे, मैं उनको टाइम टू टाइम देख लेती थी। कई बार हो जाता है कि 1-2 क्लासेस मिस हो गई हैं, तो फिर उसको मैं कोशिश करती थी कि जल्दी ही कवर अप कर लूँ। बट कोशिश ये करिए कि रेगुलर ही सारी वीडियोस को देखकर उनको याद कर लीजिए, जो भी आपके टॉपिक है। उसके अलावा और कौन कौन से चैनल्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया, मैं यहाँ पे किसी भी चैनल का नेम मेंशन नहीं कर सकती। तो आप यूट्यूब पे जब भी आप सर्च करेंगे पीएनबी सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन एग्ज़ाम या
पीएनबी, सब स्टाफ एग्ज़ाम, प्रमोशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन या कुछ भी कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे, आपके पास प्रोमिनेंटली 3 से 4 चैनल आ जाएंगे। मतलब अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं एंड उनके चैनल्स पे आप जाके देखेंगे तो वीडियोस भी रेगुलरली अपलोड होती रहती हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो मैंने भी, अब आपका ये क्वेश्चन रह सकता है कि देखो हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि 4 से 5 चैनल्स अवेलेबल हैं, अब कौन सा चैनल यूज़ करें या सभी चैनल्स पे जाके पढ़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इन क्वेश्चंस के ऊपर देखो डिस्कशन करते हैं। जब एग्ज़ाम टाइम काफ़ी पास आने वाला होता है ना, तब क्या होता है, देखो ये तो चैनल्स हो गए यूट्यूब पे, उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आपको 4-5 चैनल्स या 4-5 ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर इन एग्ज़ाम्स को लेके क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं या फिर डिस्कशंस होती रहती हैं। एंड जब प्रमोशन एग्ज़ाम बहुत पास होता है तब व्हाट्सएप पे भी कई लोग ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में भी 200-250 के करीबन जो लोग होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम इतने सारे चैनल्स को कैसे मैनेज करें, कैसे कवर करें, और कहीं हम इतने सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं एंड अपनी बेसिक चीज़ें भी छोड़ दें, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो देखो मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम में यही किया था, वाईटी के 4-5 चैनल्स मैंने सब्सक्राइब करके रख रखे थे एंड जिस पे भी जो भी वीडियो अपलोड होती थी मैं कोशिश करती थी उसको देखने की। ऐसे टेलीग्राम पे भी 4-5 ग्रुप्स थे, उनमें भी मैं ज्वाइन थी सब, और जो व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने 4-5 जो ग्रुप्स थे वो सब्सक्राइब कर रखे थे। तो होता क्या है कि कई बार मेरे को भी ऐसा फील होता था कि यार मैं तो पजल हो रही हूँ, मतलब इतने सारे ग्रुप्स का इतना सब कुछ आ रहा है एंड कई बार ऐसा होता था कि एक ग्रुप में किसी क्वेश्चन का आंसर या किसी टॉपिक के बारे में कुछ बता रखा है एंड दूसरे में कुछ और बता रखा है। फिर हमारे मन में और ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है कि अब इसका ये ठीक है या उस ग्रुप में जो बताया था वो ठीक है। तो देखो उसके लिए मेहनत ना बिल्कुल आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी ऐसी सिचुएशन फेस होती है कि एक जगह पे किसी चीज़ के बारे में क्या बता रखा है और दूसरी जगह कुछ और बता रखा है, तो आपको खुद ही नॉलेज सेंटर पे जाके सर्कुलर्स के अंदर वो चीज़ें सर्च करनी है कि इसका सही में आंसर क्या है। एंड फिर भी अगर आपको कुछ ऐसी ही चीज़ है जिसके बारे में फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसको वहाँ पे छोड़ देना ही बेहतर समझो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो जिस चीज़ के लिए आपने इतनी आपके अंदर इतनी टेंशन हो रखी है या हाइप हो रखी है कि इसका मुझे सही आंसर पता नहीं चल रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% हमारे पेपर में वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसी बहुत ही कम चीज़ें होती हैं, 4 या 5 चीज़ें मैं कहूँगी जिनके आंसर हमें ढूंढने पे पता ही नहीं चलते या हमारे मन में स्टिल कन्फ्यूज़न रहती है, तो उनको स्किप कर देना ही बेहतर है। हम हमारे 90 या 95 नंबर के लिए उस 5 नंबर को हावी नहीं होने दे सकते हमारे उतने नंबरों के लिए। तो ऐसा ना हो कि वो 5 की ही क्वेश्चंस की आपको तो टेंशन रहे कि यार इसका नहीं पता चल रहा, इसका नहीं पता चल रहा, और अब बाकियों पे आपको कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये चीज़। दूसरा, मल्टीपल ग्रुप्स होने का देखो नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता ही ना चले कि ये भी मेरे को पढ़नी थी या इसका भी, मतलब इसकी भी इम्पोर्टेंस है, इसकी भी वेटेज है हमारे एग्ज़ाम में। बट हो सकता है आपने काफ़ी सारे चैनल्स ज्वाइन कर रखे हो, किसी भी एक चैनल पे उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन चले एंड आप उस टॉपिक के बारे में अनअवेयर हो, तो एटलीस्ट आपको अवेयरनेस तो हो जाए। उसके बाद उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे करना है नहीं करना। बट ये ना हो कि हमें पता ही ना हो, मतलब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को ऐसा ना कि अरे ये भी करना था क्या, ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि यार ये मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा। बट अगर कंप्लीटली आप ब्लैंक हो जाओ कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो मल्टीपल चैनल्स ज्वाइन करने का फ़ायदा यही होता है कि आप पता रहता है, मतलब किसी ग्रुप में किसी टॉपिक के ऊपर लेके डिस्कशन होती है, किसी में किसी को लेके होती है। तो मल्टीपल चैनल्स में एंगेज रहने का ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट हमें पता रहता है कि किस किस चीज़ के बारे में हमारे जो और कॉम्पिटिटर्स है वो तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी उन चीज़ की तैयारी करनी है एंड वो इतनी फास्ट पेस से कर रहे हैं, मैं तो स्लो पेस से कर रही हूँ, तो उनको देख के खुद को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी थोड़ा सा पुशअप करूँ अपनी प्रिपरेशन को।
ठीक है। तो और नुकसान क्या रहता है? नुकसान ये रहता है कि आपको देखो बहुत सारा टाइम फिर देना पड़ता है। आप वाईटी पे जाके भी सारे चैनल्स में देखोगे कुछ नया अपडेट तो नहीं आया, फिर टेलीग्राम पे जाओगे, व्हाट्सएप पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, सब पे जाओगे, तो आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर किसी के स्पेक्स लगा हुआ है तो उनको थोड़ा सा आइज़ का इशू भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो हम हमारे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे काम करके आते हैं, फिर हमें फिर अपनी आइज़ को रेस्ट ना दे के हम प्रिपरेशन में फिर लगा देते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये इश्यूज आए। एंड एक बड़ा इशू आएगा, वो आएगा आपको आपकी प्रिपरेशन में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट भी आपको कई बार लगेगा कि हो रही है। क्योंकि क्या था, मैं भी जब ऐसे पढ़ने बैठती थी तो नोटिफिकेशंस मेरे फ़ोन की ऑन रहती थी, तो मैं कुछ भी पढ़ने बैठूँ एंड इतने मीटिंग, तो मेरा ध्यान नहीं, मतलब मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही थी, मेरा बार बार जो अटेंशन था वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता था। फिर मैं मोबाइल खोल के देखती कि क्या नोटिफिकेशन आई है, अच्छा इस ग्रुप में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन चल रही है, फिर वो चैट्स इतनी इकट्ठी हो गई, मैं उनको पढ़े जा रही हूँ और यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तो ऐसे हो गया था कि मैंने अपने सभी चीज़ों की नोटिफिकेशंस बंद कर दी थी। सोशल मीडिया चैनल्स वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट जितने भी यूज़ करी थी सबके मैंने नोटिफिकेशंस बंद कर दिए थे। एंड पूरी कोशिश की थी कि मेरी स्टडी के बीच में कुछ भी चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे। हाँ, उसके अलावा स्टडी के बाद आप इंटरटेनमेंट तो करते ही हैं, तो वो करने के लिए आप कुछ भी देखो, कुछ भी करो, मतलब वो आपका एंटरटेनमेंट टाइम अलग हो एंड आपका स्टडी टाइम अलग हो। स्टडी के बीच में कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज आई यूज्ड, मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे? तो देखो, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बस उनको पहचानने की और उनको सही जगह से कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो देखो, जैसे कि आपके पास नॉलेज सेंटर बहुत अच्छा रिसोर्स है, उसमें आप पीएनबी सारांश में जाके सारांश के जो पीडीएफ्स हैं उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और ज़्यादा डीप में पढ़ना है आपको तो फिर जो नॉलेज पार्क है, नॉलेज पार्क में एक एक चैप्टर जो है वो 100 150 पेज का होगा, तो वो चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। मैंने नॉलेज पार्क तो नहीं कभी यूज़ किया था पर्सनली, तो आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। हाँ, सारांश में से मैंने काफ़ी सारा मटेरियल कलेक्ट किया था। उसके बाद एग्जाम टाइम के आसपास आपके पास पथ प्रदर्शक आ जाता है। पथ प्रदर्शक भी एक सुपर बुक मैं मानूंगी, उसके अंदर सारी ही फील्ड से रिलेटेड सभी चीज़ें होती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। उसमें से 1-2 चैप्टर्स लास्ट के ऐसे होते हैं सरफेसी वाले एंड एनपीए वाले, वो लगता है कि वो हमारे प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है, तो उनको मैंने छोड़ दिया था। बाकी जितने भी 15 या 16 चैप्टर्स थे वो सारे के सारे मैंने कवर किए थे। एंड उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर आपकी मीनवाइल ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे फरवरी में एक ट्रेनिंग हुई थी सब स्टाफ की, एंड अभी शायद तक वापस भी होए, नहीं तो प्री प्रमोशन ट्रेनिंग्स तो आती हैं, है ना। तो वो ट्रेनिंग्स में हमें काफ़ी सारा मटेरियल्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा जिनका भी हम चैनल, मतलब जिनके चैनल से स्टडी कर रहे हैं, जिनका बैच परचेज करते हैं, वो भी हमें पढ़ने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, वीडियोस देते हैं, तो वो हो सकता है। उसके अलावा हम हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। एंड उसके अलावा हमारे सीनियर से हम पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ा जा सकता है, और अगर उनके कोई नोट्स हैं ऑलरेडी बने हुए तो उनसे भी हम ले सकते हैं, क्योंकि उनको तो अब नीड नहीं है और हमारे वो काम आ जाएगा। तो ये रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी ये रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका रहता है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कहाँ करें। बैंक स्पेसिफिक मटेरियल मिल जाएगा और नॉर्मल जो हमारी बैंकिंग है उसका मटेरियल मिल जाता है, बट हमें इंग्लिश को लेके हम क्लियर नहीं हो पाते कि हम उसके लिए क्या करें। तो देखो, इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैं चैनल बता देती हूँ। जो चैनल मैंने फॉलो किया था वो है ग्लीमिंग ग्रामर करके चैनल है, ग्लीमिंग ग्रामर। तो वो चैनल काफ़ी अच्छा था, मुझे लगा था पर्सनली इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। तो उनकी भी इतनी ज़्यादा वीडियोस तो नहीं है, बट जितनी भी वीडियोस हैं वो काफ़ी यूज़फुल वीडियोस हैं। उनसे हम हमारा एक बेसिक हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे हमें स्टडी करनी है। जब हमें ये पता चल गया कि हमें स्टडी कैसे करनी है, उसके बाद देखो आपको फिर प्रैक्टिस ही करनी है। तो आप
गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि मुझे पैरा जंबल्स के सेट आ जाएँ या फिर क्लोज टेस्ट के सेट आ जाएँ इस टाइप से, तो वो फिर आपको काफ़ी सारे सेट मिल जाते हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने तो देखो एक तो ये ग्लीमिंग ग्रामर वाला चैनल फॉलो किया था इंग्लिश के लिए, एंड दूसरा क्या था कि जो आपके 12th की गाइड होती है ना, इंग्लिश की गाइड होती है, तो इसमें सभी चीज़ की एक्सरसाइज आपको मिलती है। इसमें आर्टिकल्स के सेट भी होते हैं, इसमें वॉइस के भी होते हैं, नरेशन भी होती है, एंड ये क्लोज टेस्ट वगैरह भी आपको ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में से मिलेगा। तो ये तो बेसिक जो आपका था कि नाउन प्रोनाउन आर्टिकल्स, इनके नोट्स बनाने के बजाय इसको +2 की गाइड से मैंने किया था। और क्लोज टेस्ट वगैरह ये ग्लीमिंग ग्रामर वाले चैनल पे भी अवेलेबल है, बट इसके बाद भी अगर आपको फिर भी तैयारी करनी है, जैसे मैंने करी थी इसके बाद भी फिर भी तैयारी, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सिर्फ यही सर्च कर लो कि जो IBPS के इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं ना, तो वो ये चीज़ें अपने वीडियोज़ में डालते हैं, क्लोज टेस्ट की तैयारी वो करवाती हैं, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी। मतलब मैं सच्ची बताऊँ तो इंग्लिश की मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की जितनी मैंने जनरल बैंकिंग या फिर PNB स्पेसिफिक मटेरियल की करी थी। इंग्लिश को मैंने थोड़ा कम वेटेज दिया था। मुझे डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको कम वेटेज दे रही हूँ तो मुझे इसका कोई खमियाजा भुगतना पड़े, बट ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि इतनी हाई लेवल की इंग्लिश IBPS वाले पेपर के अकॉर्डिंग वो नहीं पूछते। बट जब आप उनके सेट लगाते हो ना, तब आपको मतलब कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि अगर मैं इस सेट के 6 में से 3 भी क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, तो मैं जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी मैं अगर मेरे से 20 नंबर की क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 25 के भी पूछे गए हैं, तो मैं उसमें से 16 या 17 नंबर आराम से ले लूँगा। तो इंग्लिश के लिए मेरा ये था। एंड कई कई बार क्या होता है, हमें सेल्फ डाउट होता है ना, सेल्फ डाउट मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ। सेल्फ डाउट, पता नहीं मैं जो पढ़ रही हूँ ठीक तो पढ़ रही हूँ, जिससे पढ़ रही हूँ पता नहीं ठीक तो पढ़ रही हूँ, मेरी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो बहुत बार सेल्फ डाउट होता है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी में भी ऐसे काफ़ी सारे टाइम आए थे जब मुझे सेल्फ डाउट हुआ था कि, और सेल्फ डाउट क्या होता है पता है, आपको वीक कर देता है, आपके दिमाग को नैरो कर देता है, फिर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते क्योंकि आप उसी सोच के अंदर खोए रहते हो कि पता नहीं ठीक है कि नहीं, पढ़ रही हूँ ठीक है कि नहीं, मैंने जो चीज़ें याद करी है कि इस लोन की इतनी अमाउंट है, इसका इतना ही मार्जिन है, इसमें कहीं और चेंजेस तो नहीं आ गए, वैसे तो मैंने लेटेस्ट ही पढ़ा पर कहीं कोई चेंज तो नहीं हो गया, तो आपको सेल्फ डाउट होने लगता है। तो फिर उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप मोनोटोनस फील कर रहे हैं कि यार रोज का ये क्या शेड्यूल है, रोज आके 1 घंटा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, मतलब बिल्कुल ही बोरिंग सा हो गया है, रोज का ही पढ़ना, रोज का ही पढ़ना, रोज का ही पढ़ना। या फिर कई बार हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि मैं ये कर लूँगी या कर सकती हूँ मैं, तो ये हो जाता है। और एक व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो ये वाली चीज़ें बहुत बार आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हो सकता है फेस करनी पड़े। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया था, वैसे तो देखो मैं ऐसे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस में इतना बिलीव नहीं करती, बट जब भी मेरी लाइफ में ये फेज़ आए थे कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, या मुझे मोनोटोनस फील हो रहा था, या मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था, या मैं ऐसे हो रहा था कि यार अब मैं इस प्रिपरेशन करते करते थक गई, मैं और नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियो सर्च करती थी एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी। जैसे कि क्या होता है कि जैसे जो, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है किसी किसी भी टाइप की वीडियोस को सर्च करने का। मैं क्या करती थी, जैसे जो क्लर्क ज्वाइन करते हैं, है ना, जो क्लर्क नए ज्वाइन करते हैं IBPS वाले, तो वो उनके कुछ ऐसे चैनल्स आपको मिल जाते हैं, उन्होंने दिखाया कि हम यहाँ पे घूमने गए हैं, हमारा ये ज्वाइनिंग डे था, मतलब उनको कितना प्राउड फील हो रहा है, उनके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हो रहा है, या फिर वो ट्रेनिंग में इंजॉय कर रहे हैं, नई नई डेस्टिनेशन घूमने गए हैं, या फिर उन्होंने
कुछ और दिखाया कि पहले उनकी लाइफ कैसी थी, अब उनकी लाइफ ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद या बैंक ज्वाइन करने के बाद कैसी हो गई हैं। तो मैं वो चीज़ें देखती थी, तो फिर उसको देख के मुझे अंदर से मोटिवेशन होता था कि एक दिन मुझे भी ऐसा ही मतलब कि हैप्पीनेस चाहिए, ऐसे ही मुझे भी ट्रेनिंग सेंटर में जाना है और ज्वाइनिंग लेनी है, एंड ऐसे ही मुझे भी मतलब इस सीट को अचीव करना है। या फिर दूसरा क्या था कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस आते थे जिसमें वो मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी सुना के एंड आपको एक लाइफ का लेसन देते थे, तो मैं वो सुनती थी। या फिर कुछ और कुछ जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है उससे जुड़े मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, एंड सच में मुझे वो मोटिवेशनल वीडियोस देख के काफ़ी रिलैक्सिंग महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मेरे जो सिर के ऊपर बर्डन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। तो मैं तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए यही सब कुछ करती थी, एंड आप भी अगर ये आजमाएंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी आपके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी को हो सकता है कि कुकिंग करना अच्छा लगता हो, डांस करना अच्छा लगता हो, गाना गाना अच्छा लगता हो, शायरी करना अच्छा लगता हो, किताबें पढ़ना पसंद हो, तो आप फिर एक बार उस फेज़ में अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना, थोड़े दिन का अपने आप को टाइम देना, एंड देन उसके बाद आप अपनी जर्नी को, अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करना, फिर आपको इतना मुश्किल या डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। बाकी मैंने जो किया मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे मन में हो सकता है कि व्हाट टू कवर एंड व्हाट टू लीव, कि हम जैसे अगर हमें BR एक्ट भी पढ़ना है तो क्या BR एक्ट के हम सारे सेक्शंस पढ़ें, एंड कितने पढ़ें कितने छोड़ें। तो ये भी देखो पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। मतलब कई क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए BR एक्ट के अंदर कुल मिला के मान लो 40 सेक्शंस है जो हमें पढ़ने हैं। अब कईयों की क्या होती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, उनको लगता है कि इस 40 में से ये वाली 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं तो सिर्फ ये 20 ही पढ़ूंगा, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। और मतलब क्योंकि पिछले पेपर का पैटर्न देख के हम इतना तो समझ ही जाते हैं कि ये वाले 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं तो इन्हीं में से ही पूछे गए हैं। तो जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो वो तो फिर वो 20 ही कवर करता है, बाकी 20 को छोड़ देता है, लीव कर देता है। और कुछ जो होते हैं कि जिनको लगता है, वो जो डाउट में रहते हैं यार आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर वो 40 के 40 कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कवर कर सकते हो। बस आप जो भी करो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो। ऐसा ना हो कि अगर आप 40 करने बैठ गए और आपसे जो 20 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें से आप कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको वो भी याद नहीं है। हर एक चीज़ की प्रायोरिटी आप सेट कर लो कि किसको मुझे कितनी प्रायोरिटी देनी है। इस 20 की तो मुझे बहुत मतलब अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मेरे लिए, इसमें से मुझे एक भी सेक्शन नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद के जो 20 है उसमें से भी आप 10-10 का बना लो कि ये वाले 10 है इसके मुझे कंसेप्ट याद करने हैं, एटलीस्ट मुझे कंसेप्ट तो पता हो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो। और ये वाले 10 है इसके तो ना तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मैं स्किप कर ही सकता हूँ। और हमेशा इस बात की गांठ बांध लेना कि सारा कुछ छोड़ने से अच्छा है कि उसमें से कुछ एक छोड़ दिया जाए। मतलब जैसे अगर हम पढ़ते भी है ना, अगर हम ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, तो अब हमारे वो तो रहा नहीं कि हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, फलाना है ढिमकाना है, तो हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना होता है। पूरे चैप्टर में से ही कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इतना पता चल जाता है कि मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। बट बाकी जो चैप्टर का पार्ट है उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसे हम अंडरस्टूड करके रख लेते हैं कि अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो हम इसको बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट हाँ, अगर मार्केटिंग मिक्स आ गया तो मिक्स के जो 5 या 6 या 7 कंपोनेंट है वो तो हमें मार्केटिंग मिक्स वाले लिखने पड़ेंगे, हम कुछ भी बना के नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से ये आपकी खुद की अपनी स्ट्रेटेजी है कि मुझे कितनी चीज़ कवर करनी है और कितनी चीज़ छोड़नी है। अगर मैं 100 चीज़ पढ़ने की कैपेसिटी रखती हूँ तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। दूसरे की देखा देख कि वो 20 पढ़ रहा है तो मैं भी 20 ही पढ़ लेती हूँ ना। क्यों, मेरी अगर कैपेसिटी 100 चीज़ों को याद करने की है तो मैं 100 चीज़ें ही करूंगी ना। मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों रिस्क लूँ फिर अपना। तो मतलब कोशिश यही करना कि कोई भी टॉपिक आपको अगर बोरिंग लगता है, डोर स्टेप बैंकिंग आपको लगता है कि यार नहीं, डोर स्टेप बैंकिंग तो मुझे डिफिकल्ट लग रही है, याद नहीं हो रही, तो उसके कुछ कंपोनेंट आप याद कर लो ना कि कैश वाली जो डोर स्टेप बैंकिंग है वो बैंक कितने अमाउंट तक दे सकता है, एंड जो हमारे PSB अलायंस है वो कितना दे सकता है, क्या क्या इसके अंदर
चीज़ें कवर होती हैं, कितने रुपए का चार्जेस है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद मान लो जो इसकी एसओपी है या कुछ टैट वगैरह है कि 3 बजे से पहले आया कोई रिक्वेस्ट तो इतने टाइम तक करनी है, 3 बजे के बाद आई तो नेक्स्ट डे 1 बजे से पहले करनी है, तो वो चीज़ें आप छोड़ दो। तो ये चीज़ आपको खुद को ही डिसाइड करनी पड़ेगी, और ये आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप अपना थोड़ा थोड़ा अभी से ही अपना जो पेशेंस है या अपना जो भी क्या बोलते हैं यार उस चीज़ को कि अपना जो माइंड आप अभी से ही इसकी तरफ लगाओगे, इसके लिए भी अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी स्टार्ट करोगे। एंड हाँ, आपके गोल्स क्या होने चाहिए? तो गोल्स क्या होने चाहिए? आपका पहला जो गोल होना चाहिए वो टेस्ट देना होना चाहिए, एंड दूसरा जो गोल होना चाहिए वो तो ट्रेनिंग, जिनकी प्री प्रमोशन ट्रेनिंग आएगी ट्रेनिंग, और जिसकी नहीं आएगी उसकी सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। देखो हम चीज़ों को ना पढ़ लेते हैं एंड हम ये नहीं समझ पाते कि अगर ये नॉर्मल सी लाइन लिखी हुई है तो क्या इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है तो कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इस चीज़ को हम जज नहीं कर सकते, इस चीज़ को एग्जामिनर ही जब क्वेश्चन पूछता है तभी वो चीज़ हमें रियलाइज़ होती है कि अच्छा ये मैंने पढ़ा तो था बट मैंने इसको इतना तो कभी सीरियसली पढ़ा ही नहीं कि इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपके गोल्स होने चाहिए कि आप अपनी रिवीजन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट जरूर दें। तो टेस्ट आप कैसे लगा सकते हो? तो देखो यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। दूसरा, जब प्रमोशन के पास बिल्कुल टाइम होता है तब हमारे क्या होता है, प्रमोशन कॉर्नर खुल जाता है नॉलेज रिपोजिटरी के अंदर, प्रमोशन कॉर्नर। तो उसके अंदर क्या होता है, एक एक्सेल होती है, उसमें लगभग 1500-2000 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को भी लगा के देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तीसरा, जिस भी चैनल से आप जिसका भी बैच परचेज करोगे तो वो भी आपको डेली के मॉक या फिर वीकली मॉक प्रोवाइड कराते हैं, वहां से भी आप अपनी देख सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है रियल टर्म्स में। एंड सेकंड, ट्रेनिंग। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हम ट्रेनिंग में जाएंगे तो ही पढ़ेंगे, बट मेरा ये मानना है, मेरी तो ट्रेनिंग नहीं आई थी तो मुझे तो इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि ट्रेनिंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग आपका अपने आप को परखने का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी कि जब आप ट्रेनिंग पे जाओ तब आप ऐसा हो रहा हो कि आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हो, ना कि आप उसको बिल्कुल ऐसा हो कि आप पहली दफ़ा पढ़ के आ रहे हो ट्रेनिंग में। तो जब आप ऑलरेडी अपनी सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे तो जब भी हम कोई चीज़ कवर करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। कुछ डाउट्स के आंसर हमें कोशिश करने पे मिल जाते हैं, और कुछ के ऐसे होते हैं कि वो आंसर्स हमारे स्टिल पेंडिंग होते हैं जिनके जवाब मिलने हमें। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करो, एंड जब आप ट्रेनिंग में जाओ और आपको वो चीज़ वहाँ पे सिखाई जाए तब आप हाथों हाथ वो क्वेश्चन अपने पूछो और अपने डाउट्स को क्लियर करो। तो ट्रेनिंग आपका गोल होना चाहिए, या आपका फर्स्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। एंड जिनकी ट्रेनिंग नहीं आती है वो क्या करेंगे, वो अपनी रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, आपको अब कोई अलग से, आपके पास टाइम तो है नहीं, जो टाइम उनके पास है वही टाइम आपके पास है। उनको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप घर पे अपनी रिवीजन उस टाइम स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपके गोल होने चाहिए आपके एग्जाम को लेके, ठीक है। एंड माई सजेशंस, अब मेरी तरफ से आपको क्या क्या सजेशंस है। तो की पेशेंस, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का सही टाइम होता है, वो जब टाइम आता है वो चीज़ आपको तभी मिलती है। तो किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें। मतलब मैंने जो ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर रखे हैं उनमें भी मैं देखती हूँ तो बच्चे काफ़ी इम्पेशेंट दिखाई देते हैं। बैच सर कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। सर एक बार रिप्लाई भी कर देते हैं अभी बेटा इतनी तारीख से स्टार्ट होगा, उसके बाद भी हम लोग पूछे जा रहे हैं। तो देखो ये बिल्कुल ही गलत है। आप पेशेंस रखिए, जब जिस चीज़ का टाइम होगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तब तक आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट करना अपनी डायरी में, एंड रोज इसको पढ़ना, ताकि कभी भी आपको ऐसा ना फील हो कि मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मेरे पास कोई
मतलब कोई वे ही नहीं है अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड बनाने का। तो ये छोटे छोटे सजेशंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, जो भी आपके सर्कल, जिस भी सर्कल में आप पोस्टेड हो, तो आपके सीनियर्स जो कि इस साल प्रमोट हुए हैं, आप उनसे बात करिए, उनके कांटेक्ट में रहिए कि आपने कब प्रिपरेशन की, कहाँ से प्रिपरेशन की, कितनी प्रिपरेशन की। मतलब देखो, आपको बताने वाले ना हर तरीके के लोग मिलेंगे। जब मैंने भी पूछा था अपने सीनियर से, तो कुछ ने तो ऐसे बोला कि आपको इतना टाइम पहले पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, और कुछ ने ऐसे बोला कि नहीं, इतना टफ तो एग्जाम आते ही नहीं है, मैं तो सिर्फ 2-3 दिन में पढ़ के आया था एंड मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया। तो ये तो बिल्कुल भी सॉलिड बात नहीं हुई कि 2-3 दिन पहले ही पढ़ा एंड मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया। अगर अगर ये सॉलिड बात है भी है, तो ये फिर उन्हीं पे ही एप्लीकेबल होती है, क्योंकि मैं तो इस टाइप की एस्पिरेंट नहीं हूँ कि मैं 2-3 दिन पहले पढूँ और मैं एग्जाम क्रैक कर जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्लो लर्नर हूँ, मुझे काफ़ी टाइम पहले से चीज़ों को की शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप जो प्रमोट हो गए हैं उनसे भी बात करिए, एंड जो किसी वजह से रह गए हैं उनसे भी पूछिए कि उनके क्या गलती रही, उनका क्या वीक पॉइंट रहा जिसकी वजह से उनके एग्जाम में कम नंबर आए, ताकि जो गलती उन्होंने दोहराई वो गलती आप ना दोहराएं। जब मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी थी, तो मैंने क्या किया था, जो लिस्ट आती है जिसमें जितने भी बच्चे प्रमोट होते हैं उन सभी का नाम होता है, तो उसमें से मैंने जो मुझे लगा कि मुझे इनसे शायद बात करके पूछना चाहिए कि इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी, तो मैंने उनका लिस्ट में से मतलब कि पीएफ नंबर निकाला एंड उनसे मैंने कांटेक्ट किया, एंड उनसे मैंने जो भी मेरे मन में 5 या 6 सवाल थे कि आपने कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो उनसे पूछा, एंड उन्होंने भी मुझे जो उन्होंने प्रिपरेशन की थी उन्होंने उसके रिगार्डिंग मुझे गाइड किया। एंड मीनवाइल मेरी जर्नी में अगर मेरे कुछ भी और डाउट्स क्रिएट हुए, तो मैंने जब जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि जब आप अपने किसी भी सीनियर से मतलब कि राय लेके चलते हो और उनके बताए के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हो, तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कुछ हद तक तो आप अपनी प्रिपरेशन को औरों से बेहतर बना सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि ए के गुप्ता सर का नाम आपने सुना होगा, तो उनका भी काफ़ी मतलब कि पॉपुलर है बैच बच्चों के बीच में, एंड एक सर और है, उनका भी काफ़ी पॉपुलर है बैच, एंड फुल स्टडी वाले सर का भी काफ़ी पॉपुलर है बैच। तो मतलब मैं कंफ्यूज थी कि क्या मुझे सभी के अंदर एनरोलमेंट ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो फिर मैंने इसी के रिगार्डिंग अपने जो सीनियर थे उनसे मैंने पूछा कि सर, क्या जो तीनों या चारों या पांचों लोग हैं ये सेम ही चीज़ पढ़ाते हैं, मतलब अगर इनमें से मैं किसी भी एक का लेना चाहूँ तो वो मेरी सारी चीज़ें कवर करा देगा या नहीं, क्या मैं सबका ले लूँ? तो उनको जो ठीक लगा, उन्होंने जो फॉलो किया था, उन्होंने मुझे वो चीज़ बताई। फिर उसके बाद मैंने खुद ने देखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कम्प्लीटली मेरा डिसीजन था कि मुझे किस किस का बैच परचेज करके अपनी प्रिपरेशन करनी थी। नेक्स्ट है एक्सेप्ट फेलियर। तो एक बार जब आप स्टडी से पहले कुछ भी मॉक वगैरह लगाएंगे या कोई भी टेस्ट देंगे, तो हो सकता है उसमें आपके मार्क्स जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आए, तो उससे आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है। उस फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर आप आज अपने फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसे आज सुधारने के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे। अगर आपके मन में ईगो आ गई ना कि नहीं, मेरे को तो सब आता ही है, इस क्वेश्चन के आंसर ही गलत है, इन्होंने आंसर ही नहीं सही दे रखे, तो वहां पे चीजें खराब हो जाती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा डाउट भी हो ना कि यहाँ पे गलत है, तो वहां पे बहस करने की बजाय आप अपना नॉलेज सेंटर में जाओ, वहां पे देखो कि किस चीज का क्या आंसर है एंड उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। आपको सेल्फ सेटिस्फाई होना है, आपको किसी और को सेटिस्फाई नहीं करना है। तो हमेशा जब भी अगर प्रिपरेशन के बाद भी कभी आप अपने मॉक लगाते हो ना और उसमें आपके नंबर कम आते हैं, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना सीखो, उससे भागो मत, उससे जेलस मत फील हो कि औरों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे आपने। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज, बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, लगातार मेहनत करिए, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए और ईमानदारी से करिए। आपने अपने लिए आधे घंटे का टाइम डिसाइड किया है तो आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा निकाला है तो 1 घंटा बैठिए, बट उस 1 घंटे में कोशिश करिए कि आपका जो फालतू का जो टाइम है, जो आपने इधर उधर मोबाइल स्क्रॉल करने में या पेज पन्ने पलटने में लगा दिया, तो वो 10 या 20 मिनट हो, बाकी 40 मिनट आपकी फुल
मेहनत हो, उसमें फिर आप कुछ ज़्यादा बहाने मत ढूँढिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चैप्टर को खोल के पढ़े, मतलब खोल के बैठ गए, आप उसको पढ़ तो रहे नहीं, बैठे-बैठे उसको 1 घंटा हो गया और आप कहो कि मेरा स्टडी का टाइम तो कंप्लीट हो गया। नहीं, उसके अंदर आपकी आउटपुट भी उतनी ही निकलनी चाहिए, जितने की अगर आप कोई बात नहीं, आपसे एक चैप्टर एक दिन में याद नहीं होता, आप आधे चैप्टर का टारगेट लेके बैठ जाओ, बट हाँ, जब आपका वो टाइम खत्म हो तो आपको आपका आधा चैप्टर एटलीस्ट याद हो। तो अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलना, अपने आप से कभी भी धोखा नहीं करना है, अपनी तैयारी के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहिए, हमेशा कंसिस्टेंट रहिए। तो ये मेरी तरफ से सजेशंस हैं आप लोगों के लिए। एंड देखो, फेलियर्स ना सबकी लाइफ में आते हैं, किसी ना किसी मोड़ पे हम सब फेलियर्स को फेस करते हैं, बट फेलियर्स को फेस करके आगे बढ़ना ही हमारी लाइफ है। उससे वहीं पे रुक जाना या सिस्टम के अंदर कमियां निकालना तो बहुत ही गलत बात है, मेरा यही मानना है पर्सनली। एंड ठीक है, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर दिए हैं मेरी वीडियो में। एंड उसके बाद भी कुछ भी आपका डाउट रह जाए तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो एक नई वीडियो बना देंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन हुए तो आपको कमेंट्स में ही मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो ये थी वीडियो। बिल्कुल मेरे को लगा कि ये सही टाइम है इस वीडियो को पोस्ट करने का, क्योंकि अभी सब लोग जब स्टार्ट करेंगे तो उनको एटलीस्ट थोड़ा सा हिंट मिल जाए, थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिल जाए कि उनको कैसे क्या स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है। एंड बाकी तो ये आपकी खुद की अपनी जर्नी है, आपकी खुद की मेहनत है, क्योंकि आप जितनी रातों को जागेंगे, जितने सवेरों में जल्दी उठ के पढ़ेंगे, वो कोई नहीं देखेगा, बट जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो वो फिर सबको दिखेगा। तो ये कम्प्लीटली आपकी मेहनत है जिसे आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। बाकी सब आपको गाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली करना तो आपको ही है। तो मेरी बेस्ट विशेज़, मेरी बहुत दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, मेहनत करिए, एंड आपका जो भी ड्रीम है भगवान करे वो पूरा हो। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कुछ भी पसंद आई वीडियो में आपको, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसे शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।